हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया और आज का जो टॉपिक है यूरोपीय का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसमें हम कंप्लीट तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट दो जो कंपनी थी, एक पुर्तगाली और दूसरी डच, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितने भी यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वो बीपीएससी भी हो बीपीएससी में भी आता है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो देखें, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था उससे पहले प्रारंभिक परिस्थितियाँ क्या थी, यानी उस टाइम क्या कंडीशन थी, कैसे इनका आगमन हुआ। मतलब ये जो यूरोपीय थे या पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी, ये कैसे इंडिया में आए। तो पहली जो कंपनी आई थी, पहले जो थे वो पुर्तगाली आए थे। इनका जो टाइम देखिए, ये आए थे सबसे पहले 1498 में। 1498 में ही भारत की खोज की गई है। और 1961 में ये जाते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे लास्ट में ही पुर्तगाली भारत से जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो डच आते हैं, डच जो होते हैं वो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को कहते हैं। ये आए थे 1605 ईस्वी में और गए थे 1759 में, जब बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों से, ब्रिटिश से होता है, ठीक है। देन इनको हराने के बाद ब्रिटिश तो आते ही हैं, ब्रिटिश इनके बाद ही जस्ट आ जाते हैं 1608 ईस्वी में, ठीक है। 1608 ईस्वी में ब्रिटिश आते हैं और जाते हैं ये, आज़ादी जब हमें मिलती है 1947 में ये जाते हैं। देन इनके बाद डेनमार्क भी उसी टाइम आ जाते हैं। सब एक जैसे आगे पीछे ही है, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के जस्ट बाद डच आ गया, डच के जस्ट बाद ही देखिए ब्रिटिश आ गई। लेकिन जो ये डेनमार्क है ये भी आते हैं, ये सबसे कम, जैसे आते तो हैं ये डेनमार्क, बट चले भी जाते हैं जल्दी। तो ये आते हैं कब, 1616 में, और 1745 में ये चले जाते हैं, ठीक है। कब जाते हैं, 1745 में ये अपनी कंपनियां ब्रिटिश को बेच के चले जाते हैं। देन फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं, जिनको हम फ्रेंच कहते हैं। ये आते हैं 1667, कहीं कहीं पे 68 भी दिया है, 1668 और 1667 भी दिया रहेगा। तो और ये जाते हैं 1953 में। तो सबसे पहले कौन जाता है, सबसे पहले आपके 1745 में डेनमार्क चले जाते हैं। सबसे लास्ट में कौन जाते हैं, पुर्तगाली, ठीक है। आज़ादी के बाद जाते हैं, क्योंकि गोवा इनके कब्जे में, गोवा इन्हीं का था, इन्हीं से खरीदा गया था। प्रारंभिक परिस्थितियाँ देखते हैं कैसे पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ। तो जो कुस्तुतुनिया है वहाँ पे बेजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया था। कब हुआ था, 1453 ईस्वी में। अब यहाँ पे मैप तो दिखाना, जस्ट आप देखिए, ये अगर इधर सपोज ये वाला वर्ल्ड मैप अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए इंडिया इधर है, ऐसे मैं राउंड से बता, इधर जो वाले देश है ना, इधर इधर रसिया आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी ये इंडिया के जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। तो यहाँ से जो यहाँ जो था इधर कुस्तुनतुनिया यहीं पे है, वहीं पे यूके भी है, वहाँ से पुर्तगाली और यूके से ब्रिटिश आते हैं। तो कुस्तुनतुनिया और बेजेंटाइन साम्राज्य का जब पतन हो जाता है 1453 ईस्वी में, तो ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है। ऑटोमन साम्राज्य का उदय कहाँ, तुर्की है ये, ठीक है। ये साम्राज्य इस्लामिक साम्राज्य है, ठीक है, इस्लामिक साम्राज्य है, इस्लाम से रिलेटेड है ये। तो ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, पुर्तगाली आते हैं। तुर्की इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना एवं उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसकी वजह से व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो नए मार्ग की खोज करते हैं भारत में आने के लिए। तो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, क्योंकि ये लोग जाते थे पुर्तगालियों के, देखिए ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आपको भोजन को कंजर्व करके रखना पड़ता है। प्रिजर्व कैसे करते थे, जैसे आपको पता है कोई मांस है, बर्फ़, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बर्फ़ है, तो बर्फ़ में क्या है, जल्दी खाना तो पका नहीं सकते, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, ठंड ज़्यादा पड़ गई तो बाहर नहीं जा सकते।
तो इसको प्रिजर्व करके, मांस के टुकड़े को प्रिजर्व करने के लिए मसाले वगैरह, नमक की ज़रूरत पड़ती थी। और मसाला का जो सोर्स था वो भारत ही था, तो मसाले भारत से जाते थे और इसकी वजह से ये जो मांस वगैरह खाते थे इसको प्रिजर्व करते थे। तो मसाले भारत से जाते थे, इसलिए मसाले लेके ये जाते थे भारत को बहुत सारा, उसके बदले में धातुएं दे के जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो जिस रास्ते से व्यापार होता था, लोग जैसे यहाँ से कोई लेके गया भारत में, फिर इधर से जाके इधर देते थे, बेचते थे, महंगे दामों पे बेचते थे। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य जब आता है तो व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से इन लोगों को ज़रूरत पड़ी कि ये डायरेक्ट जाएँ, उसी देश से मसाले लेके आएँ, खुद बेचें। तो ये जो देश थे ना, ये पुर्तगाल थे, ये पुर्तगाली आए। इसकी वजह से पुर्तगाली ने भारत जाने का एक नए रास्ते की खोज की। ठीक है, भौगोलिक खोजें हुई, अफ्रीका से होकर एशिया तक पहुंचने की नए मार्ग की खोज हुई, और अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया व भारत की भी खोज हुई। इसमें जब इंडिया की खोज हो रही थी तो उसी समय अमेरिका की खोज कोलंबस ने कर दी थी, गलती से उधर पहुंच गए। और ये भी पता चलता है कि पृथ्वी गोल है इसी टाइम। तो पहले तो पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले कौन आता है, एक असफल प्रयास किया जाता है जिसमें वो कैप ऑफ गुड तक तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद से वो भारत तक नहीं आ पाता। एक असफल प्रयास होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद से दूसरा आगमन होता है भारत में। प्रथम जो आगमन होता है वो वास्को डिगामा का होता है 1498 में, मई 1498 में। और ये पहले कालीकट आता है। पहले कहाँ पे आता है, कालीकट। वहाँ पे इसका जो मार्गदर्शन जो करता है वो, उसका नाम था मजीद। ये गुजराती यात्री था, इसका ये गाइड करता है इसको। ठीक है, गुजराती गाइड था। तो ये कालीकट तक पहुंचता है। वहाँ पे जमोरिन शासक था, इसका स्वागत भी करता है। ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, तो इसका स्वागत भी किया जाता है। और ये किसके समय आया था, सिकंदर लोदी के समय आया था। सिकंदर लोदी इस समय लोदी वंश का शासक था, तो आपको पता होगा लोदी वंश के शासक, तब इसी के समय ये आया था वास्को पहला प्रयास। दूसरा प्रयास भी होता है। दूसरे प्रयास जो होता है वो कौन करता है, काब्राल आता है, 1500 में आता है। तीसरा अभियान जो होता है वो 1502 में फिर वास्को डिगामा आता है। और 1503 ईस्वी में क्या होता है, कोचीन कहाँ पे, केरल। देखिए उत्तर भारत में तो ये आ नहीं सकते थे क्योंकि इस टाइम लोधी वंश शासन था, फिर आगे आगे चल के मुगल का होगा ऐसे ही। तो ये दक्षिण भारत में ही अपना विस्तार करते थे। तो दक्षिण भारत में ये कोची केरल के पास आते हैं, वहाँ पे अपना मुख्यालय बनाते हैं। 1503 ईस्वी में पहला मुख्यालय पूछेगा कहाँ पे केंद्र है, पहला केंद्र यहीं खोलते हैं। व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ पे करते हैं, कोचीन केरल में। दूसरा भी केरल में ही करते हैं, कुन्नूर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे अभी। तो इनके गवर्नर भी बनाए जाते हैं भारत में। ठीक है, पहला जो गवर्नर बनता है पुर्तगाल गवर्नर भारत का, वो बनता है, या वायसराय भी कह सकते हैं, वो पहला अल्मीड़ा बनता है। कब बनता है, 1505 से 1509 ईस्वी के बीच अल्मीड़ा ये रहता है गवर्नर। और इसने पुर्तगाली समुद्री समाज की स्थापना की थी। तो ये कंपनी जिसका नाम था एस्टाडो द इंडिया, ये कंपनी इसने की थी। कब की थी, 1505 ईस्वी में। इस कंपनी का मतलब अगर पूछेगा पहली कंपनी तो 1505 में बनी थी इसकी। नई व्यापारिक नीति की घोषणा करता है। नई व्यापारिक इसकी नीति कौन सी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले शांत जल की नीति थी। ये पूछा जाता है किसकी थी, अल्मीड़ा की। उसके बाद से समुद्री नौसैनिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ व्यापार वाणिज्य का संचालन किया जाने लगा, जिसे कॉटेज अर्मेडा या काफिला प्रणाली कहते हैं। इसका पूरा प्रणाली का नाम है कॉटेज अर्मेडा काफिला प्रणाली, इसको कहते हैं। देखिए कॉटेज का मतलब होता है परमिट, और अर्मेडा मतलब नौसैनिक, और काफिला नौसैनिक बेड़ा, और काफिले का मतलब समूह। तो इसका नाम है, ये प्रणाली इसने यूज़ की थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर मोन्साटेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली शिष्ट मंडल का अध्यक्ष था। तो ये पहुंचा था अकबर के दरबार में। तो बाद में अकबर आते हैं, अभी ये सिकंदर के टाइम पे सब आता है। दूसरा गवर्नर जो गवर्नर बनता है या वायसराय बनता है वो अलबुर्कर, ये याद कर लेना, ये बनता है 1509 से 1555 में। ये जो है ये भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। और इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। इसने कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया था। कोचीन कहाँ, केरल में। इसने जो बहमनी राजवंश मतलब बहमनी राजवंश यानी बीजापुर के जो शासक था आदिल शाही,
उसको क्या किया, उसको उससे गोवा उससे जीत लिया। कब जीता था? 1510 ईस्वी में। तो गोवा किसके कब्जे में आ गया? इसके कब्जे में, पुर्तगालियों के। 1511 में मलक्का क्षेत्र यानी मलेशिया पर भी कब्जा किया इसने, और 1555 में हॉर्मुज पर विजय प्राप्त की। फारस की खाड़ी के पास है ये, तो हॉर्मुज पर भी विजय प्राप्त की इसने और पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की। तो गोवा कब जीता तो ये पता होना चाहिए, किसने जीता ये भी पता होना चाहिए। इसने बहुत कुछ किया। इसने पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य से मधुर संबंध रखे थे। पुर्तगाली के 2 दूत थे, डोमिंगो पायस और डुआर्डो बारबोसा। ये दोनों ही विजयनगर शासक राजा कृष्ण देवराम के दरबार में गए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अलबुर्कर था ना, ये सती प्रथा बंद कराने की घोषणा भी की थी। इसने सती प्रथा करने का प्रयास भी किया था, और बीजापुर जो आदिल शाही वंश का था उससे शत्रुतापूर्वक व्यवहार किया और गोवा उससे जीत लिया था 1510 ईस्वी में। इसने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, यानी ये चाहता था कि जो पुर्तगाल है उनकी संख्या बढ़े, इसलिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने की अनुमति दे दी कि शादी कर लो, ये नीति अपनाई। ठीक है, वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे कि हम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहे। उसके बाद नुन्हो डी कुन्हा आता है, जो कि 1529 में 1538 के बीच में होता है। ये गवर्नर बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम इसने किया जो 1530 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी पहले कोचीन था, मुख्यालय कोचीन था, अब ये कोचीन से गोवा हो गया। तो गोवा जो है ये 1530 से जब तक ये रहते हैं, यानी 1961 तक ही औपचारिक राजधानी रहती है इनकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पुर्तगालियों ने भारत की तटों पर भी विस्तार को प्राप्त हुए, मतलब विस्तार किया इन्होंने। जैसे कि उदाहरण देख ले, सैंथोम मद्रास के निकट तथा हुगली कलकत्ता के निकट में अपने व्यापारी प्रतिष्ठान स्थापित किए। जापान के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था। पुर्तगालियों ने क्या किया इंडिया में किया, तो कपक डाबू जो कपक डाबू है कालीकट में, वो विकसित किया था 1498 में। स्थापित व्यापारिक केंद्र कौन कौन सी थी, फैक्ट्रियाँ क्या क्या थी, तो देखिए इनकी फैक्ट्रियाँ, पहला इन्होंने कोचिन 1503 में किया, दिन कन्नूर केरल में ही किया 1505 में। गोवा इन्होंने जीता तो गोवा को राजधानी भी बनाई 1530 ईस्वी में, और 1961 तक की राजधानी रही। बेसिन क्षेत्र को जीता, चटगांव सतगांव को जीता, दीव दमन हुगली नागपट्टनम यानी पेत्तुपल्लम, शायद इसका नाम है, एक सेकेंड मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, आगे चलेंगे देखेंगे। नागपट्टनम को भी इसने केंद्र बनाया था। तो ये जगह पे अपना केंद्र बनाया था। इन्होंने पुडुचेरी पर भी कब्जा किया था। तो पुर्तगालियों ने पुडुचेरी पर भी कब्जा किया था। बाद में अंग्रेज क्या करते हैं, जीत लेते हैं, फिर डच के हाथ में चला जाता है, डच को दे देते हैं वो। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना, वो स्टेटमेंट बेस में आ सकता है। तो पुर्तगालियों ने क्या क्या भारत में लाए थे, क्या क्या वस्तुएं लाए थे, उनकी देन क्या थी, तो तंबाकू की खेती भी इन्होंने भारत में कराई थी। ये तंबाकू लेकर आए थे, आलू लेकर आए थे। पूछा जाता है ना कि कहाँ से आया था ये भारत में, अनानास, पपीता, काजू, लीची, मिर्च, मूंगफली, बादाम, संतरी, ये सब कहाँ पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। स्वीट पोटैटो जो हम खाते हैं ना, शकरकंद, वो भी लाए थे। पुर्तगालियों का पतन क्यों हो गया? पुर्तगाली देखिए इनका इतने सबसे पहले या सबसे लास्ट में गए, लेकिन ये ब्रिटिशर की तरह नहीं थे, ब्रिटिश साम्राज्य की तरह नहीं थे जैसे अंग्रेज शासन करके गए, वैसे क्यों नहीं हो पाया इनका। पहला लाइन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूरोपीय चुनौतीपूर्ण प्रतिबंधिता थी, डच और अंग्रेज से लड़ते रहे, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा ब्राजील की खोज, ब्राजील की खोज मतलब ये भारत में नहीं लगे थे, ये अन्य उपनिवेशों पर प्राथमिकता पर ध्यान देते थे, अन्य देशों को जीतना चाहते थे, उस पर व्यापार करना चाहते थे, पूर्णतः भारत में नहीं लगे थे। बालात धर्म परिवर्तन किया इन्होंने, लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराना स्टार्ट कर दिया था। जनसंख्या विस्तार की नीति भी अपनाई थी, जैसे बोला ना कि यहाँ के औरतों से शादी करने की बात। क्षेत्रीय भारतीय शक्तियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखे थे, लेकिन विजयनगर के साथ इनके संबंध अच्छे थे, अभी बताया ना, वो दरबार में भेजे भी थे अपने दूत को। तो समुद्री शक्ति सत्ता का दुरुपयोग भी किया, लूट करते थे ये, वहाँ पे लूट करते थे, लूट कर व्यापार करते थे, और समुद्री में मसाला व्यापार का एकाधिकार कर लिया था, अकेले व्यापार करते थे जैसे काली मिर्च बारूद पे। तो इसके वजह से इनका धार्मिक कह सकते असहिष्णुता थी, धार्मिक असहिष्णुता। ये आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि बारात धर्म परिवर्तन करते थे, लोगों को धर्म और महिलाओं, मतलब ये जो अपना जनसंख्या विस्तार की नीति थी, ये सब इसकी वजह से इनका पतन हो गया था, और युद्ध होता था डच और इनसे।
तो भारत में क्या क्या इन्होंने किया, तो इन्होंने तंबाकू की खेती करवाना स्टार्ट कर दी, जहाज निर्माण का कार्य करवाना लगा, और जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है ना, इन्होंने पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। कहाँ पे? गोवा में। कब किया था? 1556 में। 1556 में गोवा में ही ये शुरू किया था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस यही इन्होंने किया था। नेक्स्ट जो आए थे, डच आए थे। डच कब आए थे? 1605 ईस्वी में, और 1759 में चले गए थे। बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों से। कंपनी की स्थापना तो होती है 1602 में, लेकिन भारत आते हैं 1605 में, इनका भारत में आगमन होता है। कंपनी का नाम भी है, और भारत से जाते हैं 1759 में। कंपनी का नाम जो है वेरिंगदो ओरत इंडिस कंपनी इनका, इनकी भाषा में, डच भाषा में नाम है। वैसे तो हम ये याद कर लेते हैं। हाँ, वेरिंगदे ओरत इंडिस कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये क्योंकि नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को डच कहते हैं, तो ये इनकी कंपनी का नाम था। और ये गए भारत से, कब गए? ये भारत से गए थे, आंग्ल डच संघर्ष जब हुआ था, जो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था कर्नाटक में। तो वहाँ पे डचों की हार हुई थी, और एक शर्त रखी गई थी। शर्त के अनुसार इन्हें भारत छोड़ देना था, और दक्षिण दूर एशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में व्यापार वाणिज्य करना था। बदले में अंग्रेज दक्षिण पूर्व छोड़ देते, तो ये भारत को छोड़ दिया। इसके बदले में इन्होंने केंद्र कहाँ पे स्थापित किया था अपना? तो इसने सबसे पहले केंद्र मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। इन्होंने कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। उन्होंने कोचीन में किया था, जो पुर्तगाली थे। उसके बाद ये, हाँ, नागपट्टनम को मैंने बोला था ना, पेत्तोपोली भी कहते हैं इसको, या निजामपट्टनम भी कहते हैं। यहाँ पे इसको जीत के यहाँ पे केंद्र बनाया था। और फिर हाँ, पुलिकट, एक सेकेंड, हाँ, पुलिकट को केंद्र बनाया था, जिनकी प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ पे? पुलिकट। पुलिकट से ही एक वो सिक्का वो करवाते थे, छपवाते थे। क्या था? पैगोडा नाम था उसका। उसके बाद सूरत को बनाते हैं, गोवा बनाते हैं, कारिकल, कासिम बाजार, बड़ा नगर, गोलकुंडा, उड़ीसा, पटना। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे नहीं बनाए थे इस तरीके से। कोचीन में को भी बनाए थे, ये फोर्ट विलियम भी वहाँ पे बनाया था। पटना को भी बनाया था 1658 ईस्वी में। और बंगाल में फोर्ट गुस्तावस बनाया था इन्होंने। कोचीन देखिए, एक तो पुर्तगालियों पर भी कब्जा किया था कोचीन में, डच का भी कब्जा हुआ था। अभी हमने देखा केंद्र बनाया था इन दोनों ने। अंग्रेज भी कब्जा करते हैं कोचीन में, लेकिन कौन नहीं करता है? दो केंद्र नहीं, दो लोग केंद्र नहीं बना पाते। एक तो डेनिस और फ्रांसीसी। डेनिस तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, और फ्रांसीसी अपना केंद्र कोचीन में नहीं बना पाते हैं। तो तीनों लोग बनाते हैं, तीनों कंपनियां बनाती है, लेकिन ये नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डचों की क्रियाकलाप। डच ने क्या क्या किया ये देख लेते हैं। तो डच पहले यूरोपीय व्यापारी थे, ठीक है, जिन्होंने मसालों के अतिरिक्त निम्न वस्तुओं का भी व्यापार वाणिज्य भी किया था। ये मसालों के अलावा इन्होंने चावल की, सूती कपड़ा, नील, केसर, रेशम एक्सेट्रा, और जो रेशम के उत्पाद होते हैं उनका भी व्यापार किया था इन्होंने अपना मुख्यालय पुलिकट को बनाया था। प्रथम मुख्यालय पुलिकट था। केंद्र तो इनका पहला कहाँ था? मसूलीपट्टनम पे, लेकिन पुलिकट को केंद्र इन राजधानी बनाई थी। द्वितीय मुख्यालय इन्होंने नागपट्टनम या पेत्तोपोली को बनाया था, ठीक है। सहकारिता सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव पैटर्न्स पर आधारित व्यापार वाणिज्य प्रारंभ किए, जिसे कार्टेल प्रणाली कहते हैं। वो अल्मीड़ा प्रणाली थी, वो जो हमने आगे पढ़ा था, वो वहाँ पे अल्मीड़ा वाले में, ठीक है, वो थोड़ा नाम अलग है, उसको देख लीजिए। तो इसने कार्टेल प्रणाली की संज्ञा दी थी, जो कार्टेल प्रणाली का प्रयोग करते थे। डचों ने अपने शेयर होल्डर्स को 18% लाभांश दिए थे। और व्यापारिक उत्पादों के व्यापार निर्यात प्राप्ति स्थल कहाँ थे? तो बिहार से। अगर आप बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें बारूद और सोरा जो होता था वो लोग बिहार से ही करते थे। बिहार और बंगाल से ही सोरा के लिए व्यापार करते थे वहाँ से। सूती वस्त्र कहाँ पे मिलता था? बंगाल, कोरोमंडल तट, पूर्वी समुद्री तट, आंध्र से तमिलनाडु के क्षेत्र में, गुजरात से ये सूती वस्त्र। नील उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत से करते थे, क्योंकि इन्होंने अन्य चीज़, मसाले के अलावा अन्य चीज़ों का भी व्यापार किया था। रेशम ये मध्य भारत व बंगाल से करते थे। बंगाल में रेशम की चक्की उत्पादन केंद्र स्थापित किया था इन्होंने, रेशम की चक्की या उत्पादन केंद्र। डचों ने पुलिकट नामक स्थान पर सोने के सिक्के ढाले, जिसे वह पैगोडा कहते हैं, यानी सिक्के ढलवाए थे। ये ऊपर मैंने बताया ना, सिक्के छपवाए नहीं थे, ढलवाए थे, जिसे पैगोडा कहा था इन्होंने। सोने के सिक्के कहाँ से? पुलिकट से। तो ये ओवरऑल डच और पुर्तगाल के बारे में था। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? कहाँ पे किए थे? मछलीपट्टनम को ही मसूलीपट्टनम भी कहते हैं।
कोचिन में भी किया था, नागपट्टनम में भी किया था, चिंसुरा में भी किया था। तो ये देखिए पूछा है, आगरा में नहीं किया था ना, सूरत, भरूच, कोचिन, ये उपरोक्त सभी। यहाँ पे अभी दिखाया ना मैंने कहाँ कहाँ पे आपने, देखिए बड़ा नगर, गोलटुंडा, कारगिल, गोवा, पुलिकट, सूरत में भी किया था, चिंसुरा में भी, पटना में भी किया था, कोचिन केरल में भी किया था, सूरत में किया था। ये आपका पहला ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पटना में भी किया था, कोचिन में किया था। ठीक है, तो ये वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें भरूच में भी किया था इन्होंने, आगरा में भी किया था, तो देखा जाए तो डी होना चाहिए। एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया देखिए। इसमें देखिए ये तो कंफर्म था, लिखा था ऊपर, सूरत भी था, भरूच, आगरा में भी, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, तो ये तो था ही। तो उपरोक्त में से सभी, यहाँ पे सभी जगह पे केंद्र स्थापित किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? अभी बताया ना, वहाँ का शासक जमोरिन ने स्वागत किया था कालीकट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका देखिए क्या हुआ था, 1741 में त्रावणकोर के राजा जो थे, त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा, इनसे हुआ था, और लोग कहते हैं संधि हो गई थी, समर्पण कर दिया था डचों ने बुरी तरीके से, तो डच हार गए थे। तो ये मार्तंड वर्मा की वजह से, तो इसमें मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ये मैंने बताया था अभी। ये देखिए अल्बुकर्क जो है इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। इसने ही महिलाओं से विवाह की नीति बताई थी, भारतीय महिलाओं की विवाह की नीति, और गोवा को जीता भी था 1510 ईस्वी में। ठीक है, अल्मेडा जो था उसने तो अल्मेडा ने वो ब्लू वाटर पॉलिसी ले आया था। ये देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कथन दिए गए, कौन सा सही है वो बताना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे, ये बात तो सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। देखिए फ्रांसीसी थे, डच भी थे, ये बात भी सही है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया था। तो देखिए पुर्तगाल ने दूसरे जो थे वो डच थे। ठीक है, डच ने कब्जा किया था, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। देखिए अंग्रेजों ने जीता था डच पांडिचेरी को, पर दे दिया था डचों को। तो ये दोनों ने केवल एक सही माना जाएगा। ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था? अभी बताया मैंने, पुर्तगाली। ठीक है, 1503 से 1505 से 1509। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था उनका प्राथमिक उद्देश्य, बाकी तो था नहीं, उपनिवेशिक विस्तार, पूर्व संस्कृति से परिचय, ये सब नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अल्बुकर्क जो थे पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के प्रोत्साहित किया था, ये बात तो सही अभी बताया मैंने। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था, अंग्रेजों ने किया था 1759 में। हाँ, तब इसके बाद से डच भारत से चले गए थे एक शर्त के अनुसार। तो दोनों सही है, ए और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए भारत में डचों का आगमन पुर्तगालियों के बाद हुआ था, ये बात सही है कि पुर्तगाली भारत आए थे। कब आए थे? 1508 में आए थे, 1498 में ये थे, 1600, हाँ सॉरी एक सेकंड करेक्ट करना, सॉरी गलत है। हाँ 1500 में तो नहीं, 1498 में वो आते हैं आपके पुर्तगाली, 1604 में, 1608 में वो आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, देन आपके डेनिश आते हैं, डेनमार्क वाले आते हैं, देन फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो डचों की व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? सहकारिता पर आधारित थी या कार्टेल सिस्टम था? ये भी मैंने बताया, ये भी सही है।
तो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत में पुर्तगालियों के व्यापार क्षेत्र में पतन निम्नलिखित में से कौन सा कारक था? किसके कारण, जो जिम्मेदार कारक थे जिसकी वजह से पुर्तगालियों का पतन हो गया, जबकि सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। लेकिन अंग्रेजी तथा डच शक्तियों का विरोध, ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे। धार्मिक असहिष्णुता यानी बलात् धर्म परिवर्तन करा रहा था। समुद्री लूटपाट की नीति थी। तो ये तीनों ही बात सही है, तो डी के साथ जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी? तंबाकू की खेती भी पुर्तगाली कराए थे। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी 1556 में गोवा में। तंबाकू की खेती, कार्टेल पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था थी। नहीं, कार्टेल पे व्यापारिक व्यवस्था तो डचों की देन थी, तो पुर्तगालियों की देन नहीं थी। तो तीसरा नहीं है, पहला और दूसरा जिसमें है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।